हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी में आने वाले पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, जो पेडागोजी होती है ना, वो हर एक सेक्शन में आपकी आती है 15 मार्क्स की। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, आपकी एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर आपके बाल विकास, तो है ही पूरी पेडागोजी ही। लेकिन इससे पहले का वीडियो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप जो बाल विकास में के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे, वो वीडियो की लिंक मैं आज इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हिंदी में जो पेडागोजी होती है उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करें। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, आप उसमें ये देखोगे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो पॉजिटिव में ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर निगेटिव है आपका, अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आप क्या करोगे, जो भी पॉजिटिव टैग होंगे उसमें से आप उनको ऑप्शन को, पॉजिटिव ऑप्शन को हटा दोगे, उसका आंसर भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। मैं आपको क्वेश्चन करके बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो पॉजिटिव टैग है, भाषाई कक्षा में लोकतांत्रिकता। भाषाई कक्षा में लोकतांत्रिकता का मतलब ये होता है कि आपकी जो कक्षा होगी उसमें बच्चे जो होंगे विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के, विभिन्न धर्मों के आते हैं। तो आप क्या करोगे, सभी बच्चों को एक समान मानोगे। ठीक है, तो कक्षा में लोकतांत्रिकता होनी चाहिए। सभी बच्चे हमारे लिए समान होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म किसी से भी हो। ठीक है, इसके अलावा देखो कविताओं में गेयता या लयपूर्ण, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि देखो जो हम बेसिकली प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी में हमेशा बच्चे जो कोई किसी भी चीज को सीखते हैं या भाषा को सीखते हैं, तो वो एक तरीके से अगर उस भाषा में गेयता है, मतलब लयपूर्ण है, जैसे हम गाने के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो अगर ये वाला आपको टैग वर्ड मिलता है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो यही सही होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी मैं करके आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, देखो समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश मतलब ये होता है कि जो आपकी कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए उसमें जो भी बच्चे हों, उन सभी बच्चों को छूट होनी चाहिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए या अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा अगर अपने लोकल लैंग्वेज में भी किसी भी चीज को बता रहा है आपको, तो आप उसका स्वागत करोगे। ये नहीं कहोगे कि नहीं आप इस भाषा को यहाँ पे यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसके बाद है मातृभाषा पर सर्वाधिक जोर। मातृभाषा पर सर्वाधिक जोर मतलब यह है कि देखो जो हमारी मातृभाषा है, तो बच्चा क्या करता है, मातृभाषा में किसी भी चीज को आसानी से समझ लेता है। तो मातृभाषा पर हमें जोर देना चाहिए कक्षाओं में। इसके अलावा अधिगम अक्षमता, देखो अधिगम अक्षमता मैं आपको बता दूंगा, इसका एक अलग वीडियो है। देखो अधिगम अक्षमता जो होती है ना, वो हर एक सेक्शन में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जैसे गणित के लिए अधिगम अक्षमता की जो क्या पहचान होगी, ठीक है, उसमें कैलकुलिया आता है गणित में। ठीक है, लिखने की अधिगम अक्षमता की क्या पहचान होगी, उसमें ग्राफिया आता है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करिए आप। फिर है शब्द उच्चारण पर जोर। शब्द उच्चारण पर जोर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उसमें बच्चों को शब्द उच्चारण पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब उनको बोलने के लिए प्रयासरत करना चाहिए। ठीक है, उनसे बुलवाना चाहिए क्लास में। ठीक है, लिखने से ज्यादा हमें उच्चारण पे जोर देना चाहिए। अब देखो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल मतलब देखो यहाँ पर जो है आधारभूत कौशल हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कौन से होते हैं वो आपके हो जाते हैं सुनना और बोलना। आधारभूत कौशल जो है प्राथमिक स्तर पर 2 हैं, सुनना और बोलना। ठीक है, इसके अलावा देखो चौमस्की का भाषा सिद्धांत। चौमस्की का भाषा सिद्धांत, देखो चौमस्की का जो भाषा सिद्धांत है इस पर, और एक वाइगोत्स्की का जो भाषा सिद्धांत है इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं चौमस्की का जो भाषा सिद्धांत है इसमें इन्होंने ये बताया था कि बच्चे के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्म से होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता हम उसके अंदर डेवलप नहीं करते, वो जन्मजात होती है। जब बच्चा आता है
तो अपने विचारों को रोनी के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। तो इतनी बात समझ लीजिए, बाकी डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। वाइगोत्स्की का जो भाषा सिद्धांत है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होता है वो अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इन दोनों को मैं एक ही में कवर कर दूंगा। फिर देखो परस्पर बातचीत, परस्पर बातचीत, बच्चे जो परस्पर बातचीत करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक बार को बच्चा टीचर के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, खुद को नहीं बोलेगा, मतलब बोलने में हिचकिचाएगा, लेकिन जो बच्चे परस्पर बातचीत करते हैं उसमें उनका जो भाषाई का विकास होता है वो अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के परस्पर बातचीत पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा देखो, बच्चों की चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों को चित्र वर्णन से क्या होता है, देखो चित्र वर्णन से क्या होगा, बच्चे के अंदर सृजनात्मक क्षमता, ठीक है, चिंतन का विकास होगा। ठीक है, तो बच्चा सोचेगा उस चीज के बारे में। ठीक है, प्रश्न पूछने के अवसर देना, प्रश्न पूछने के अवसर से क्या होगा, देखो ये हमें बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी आसपास की दुनिया को समझ सके। क्योंकि बच्चे के मन में, जो बच्चा एक प्रारंभिक अवस्था में जब होता है, तो बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे के मन में वो आपसे पूछना चाहता है। तो आप क्या करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे, उसको अवसर दोगे प्रश्न पूछने का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगर ये ऑप्शन आपका मिलता है उसमें। तो देखो अगला है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक। देखो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक, जो हमारी जो कंट्री है, हमारी इंडिया है, उसमें जो है बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की संस्कृति के से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में तो आप देख ही सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हमें बहुभाषिकता और संस्कृति को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो अभिव्यक्ति के अवसर देना, अभिव्यक्ति के अवसर देना। अब अभिव्यक्ति के अवसर का मतलब यह है कि बच्चों को कक्षा में अपने जो भी उनके अंदर व्यूज हैं उनको बोलने के अवसर देना चाहिए। तो ये हो गया अभिव्यक्ति के अवसर देना। इसके अलावा देखो घर परिवार परिवेश, घर परिवार परिवेश। तो घर परिवार परिवेश जो भी बच्चा सीखता है ना, तो सबसे पहले घर परिवार से सीखता है, उसके बाद किससे सीखता है, परिवेश से सीखता है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा देखो भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा को सीखने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा संप्रेषण, संप्रेषण बहुत मतलब आवश्यक है अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है। और हमारा फिर है समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो जिस परिवेश से आया है, हमें मतलब हमारी कक्षा का जो परिवेश होना चाहिए, भाषिक परिवेश होना चाहिए, हमें बच्चा जो भी जिस भाषा में बोलना चाह रहा है, हमें उसको उसी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं समृद्ध भाषिक परिवेश। इसके अलावा है आपका उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज होती है, एक तो होता है निदानात्मक शिक्षण और एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो निदानात्मक का मतलब क्या होता है, हम बच्चे को अधिगम करने पे कहाँ पे कठिनाई आ रही है, तो हम उसमें क्या करते हैं, समस्याओं का पता लगाते हैं। ठीक है, निदानात्मक में हम समस्याओं का पता लगाते हैं और उपचारात्मक शिक्षण में हम उस समस्या का निदान ढूंढ लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इन टैग वर्ड्स को आप माइंड में रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व आउट करते समय, तो आपके हिंदी में 30 में से 30 नंबर आएंगे। क्योंकि आपकी जो आपका जो पैराग्राफ आता है वो तो आप आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि उसमें मैं ये मानता हूं कि हो सकता है अगर आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पैराग्राफ में, तो आप मुश्किल से एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन उसमें आते हैं कि आप आसानी से पैराग्राफ को पढ़ के आंसर उनका दे दोगे। बाकी जो टैग वर्ड्स हैं, और इनमें 2 मनोवैज्ञानिक बस आपसे पूछे जाते हैं, वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत और आपका है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। केवल 2 पूछे जाते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, हिंदी की टैग वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ थोड़े से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन जो है को सिलेक्ट करने का 2 तरीके होते हैं, या तो आपको डायरेक्टली आंसर पता हो तो आप डायरेक्टली आंसर लगा दो, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, आपसे जैसे मान लीजिए आपसे कोई आपने प्रश्न देखा, प्रश्न आपको पता लगा कि ये निगेटिव है, निगेटिव
का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बता दूंगा। आपको ये पता लगेगा कि निगेटिव है, तो निगेटिव जब होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। अब आपको उसका आंसर मान लो पता नहीं है, तो आप ये देखोगे जितने भी पॉजिटिव वर्ड हैं आप उनको हटा दोगे। पॉजिटिव टैग मैंने आपको बता दिए। पॉजिटिव टैग से आप पॉजिटिव ऑप्शन को देखोगे, 4 ऑप्शन होते हैं और 3 पॉजिटिव ऑप्शन आप उनको हटा दो, एक निगेटिव है तो निगेटिव ही आप उसका आंसर सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से 3 निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आप एक पॉजिटिव वाले पे क्लिक कर दोगे, यानी एक पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम कुछ निगेटिव वर्डों को देख लेते हैं। तो देखिए अब है ये हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स। निगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, देखो व्याकरण पर जोर, क्योंकि बच्चा हमारा अभी प्राइमरी लेवल पे इतना छोटा होता है और हम व्याकरण पे जोर नहीं दे सकते, तो ये एक तरीके से निगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, शुद्ध वर्तनी, बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अभी शुद्ध वर्तनी लिखे, नहीं, ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, समझ गए। ज्यों त्यों दोहराना, ज्यों त्यों दोहराना, ठीक है, ये भी क्या है, एक हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी क्या है, हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, इसके अलावा देखो कोरी स्लेट, कोरी स्लेट, बच्चा, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट की भांति होता है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा जो है कुछ जन्मजात क्षमताओं को लेकर के पैदा होता है और वो उन जन्मजात क्षमताओं को लेकर के स्कूल में जाता है, या स्कूल में जब जाता है तो कुछ अपने घर परिवार और आसपास के वातावरण से सीख करके जाता है, तो कोरी स्लेट के समान मस्तिष्क को हम नहीं मान सकते। ठीक है, वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला के क्रम पर हमें ध्यान नहीं देना है। बच्चे को सबसे पहले हमें मतलब वाक्यों को बोलना, शब्दों को बोलना सिखाना है, वर्णमाला के क्रम पे ध्यान नहीं देना है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स थे। ठीक है, हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमारी हेल्प करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड्स भी आपकी देख लेना आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन में हो, लेकिन आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर आपको पता है, मैंने इतने सारे बता दिए कि तो आप निगेटिव टैग वर्ड्स को तो आराम से सॉल्व आउट कर ही लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति कौशल देखो दो, ये इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने अलग से लिख दिया है। अभिव्यक्ति कौशल जो है 2 होते हैं, एक होता है बोलना और एक होता है लिखना। ठीक है, आप बताओ अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप बोल करके किसी को बता दो, या तो आप अपनी समस्या बोल करके बता दो, या आप अपनी समस्या किसी को लिख करके बता दो। भाई इसी तरीके से तो अभिव्यक्त कर सकते हो आप अपने आप को, खुद को। तो अभिव्यक्त कौशल 2 होते हैं। ठीक है, बोलना और लिखना। भाषाई कौशल 4 होते हैं। सुबोपली, आपको पता ही होगा, सुबोपली, सुबोपली, सुबोपली का मतलब सु से होता है सुनना, बो से बोलना, पा से होता है पढ़ना और ली से होता है लिखना। ठीक है, अभिव्यक्ति कौशल बोलना और लिखना। इसके अलावा 2 आधारभूत कौशल होते हैं। आधारभूत कौशल में मैंने क्या बताया था, 2 होते हैं, सुनना और बोलना। ठीक है, ये 2 आपके आधारभूत कौशल हो गए। चलिए अब हम इस वीडियो में चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने अभी मैंने आपको कुछ टैग वर्ड्स बताए थे हिंदी के, तो उन्हीं टैग वर्ड्स के आधार पे हम देखेंगे कि हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, पहला ऑप्शन है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप ये देखो, आप यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है। तो देखो व्याकरण के बारे में मैंने क्या बताया था, व्याकरण जो है एक निगेटिव वर्ड है और व्याकरण बच्चों को नहीं आती है विद्यालय आने से पूर्व, ये तो बात आप क्लियर हो गई। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते व्याकरण की समझ नहीं होती, हम व्याकरण की समझ तो होती है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा जब आता है, तो जब बच्चा कुछ भी भाषा बोलता है तो वो तो उसको तो ये तो पता होता है कि हाँ मुझे पहले क्या बोलना है बाद में क्या बोलना है। जैसे मुझे प्यास लगी है, बच्चा अगर क्लास में बोल रहा है मुझे प्यास लगी है, तो वो जो है वहां पर व्याकरण का प्रयोग कर रहा है। मुझे मतलब पहले करता आया, ठीक है, प्यास लगी है, ठीक है, कर्म क्रिया सब चीजों का एक तरीके से सिक्वेंस वाइज यूज कर रहा है। तो यहाँ पर समझ बिल्कुल नहीं होती, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
बच्चों की व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, यह कथन निहितार्थ यह है कि, क्वेश्चन आप एक बार ढंग से पढ़ लेना। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, केवल, देखो केवल जो वर्ड होता है मैंने आपको टैग वर्ड में बताया था, इस वीडियो में नहीं, मैंने पिछला वाला जो वीडियो बताया था उसमें जो केवल होता है ना, उसमें मैंने नेगेटिव टैग वर्ड बताया था, तो केवल को तो हटा दो क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो। समझ गए मेरी बात को, वो वीडियोस की लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चों को अनेक भाषाएं, तो अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, तो अनिवार्य यहाँ पर क्या होगा, ये भी निगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड हो गया, इसको भी हटा दो। ठीक, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं, मानक भाषाएं, ये केवल, यहाँ पे भी केवल की बात कर रहा है, केवल मानक भाषाएं सिखाई जाए या बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए, ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बच्चे के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे भाषा का शुद्धता पर अधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले देखो कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है क्योंकि अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं। ठीक है, तो वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। मैंने क्या बताया था, रोजमर्रा की भाषा मतलब बच्चों की लोकल भाषा पे आप ध्यान दोगे, बच्चे की मातृभाषा पे ध्यान दोगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं, और पढ़ लेते हैं। वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, नहीं यार, बच्चों को साहित्य सिखाओगे क्या इतने लेवल पे, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, वे भाषा का शुद्धता, गलत, मैंने बताया था कि जो व्याकरण शुद्धता या व्याकरण का प्रयोग तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ठीक है, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते, ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये नेगेटिव हो गया ना, नहीं करते। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात किस तरीके से हमें करना है सॉल्व। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा है, बच्चे की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान। मैंने क्या बताया भाई, ये तो वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान मैंने इसी टैग वर्ड इसी में बताया वीडियो में कि ये तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव हो गया वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान। ठीक है, अब देखो शब्दों को पढ़ने की कुशलता, और पढ़ लेते हैं, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। तो मेन चीज जो होती है ना पढ़ने की प्रक्रिया में, हमें उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, शब्दों को पढ़ने की कुशलता से कोई मतलब नहीं है इसका, ना ही वाक्यों को पढ़ने की कुशलता से मतलब होता है। हमारा मेन जो एम होता है वो हमें जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रही है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारी मतलब पॉजिटिव है, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, चार ऑप्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तभी हम ऑप्शन लगाएंगे। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचित कराना, और बच्चों द्वारा भाषा परीक्षा में अच्छे अंक लाना। देखो अंक लाने से मतलब हमारा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम का भीतर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, ये भी हमारा नहीं होगा। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय देना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है भाषा शिक्षक के रूप में। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भाषा कौशलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते, भाषा कौशल एक दूसरे से पर प्रभाव नहीं डालते, और भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं होते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौशल स्तर अनुसार सीखे जाते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला देखो, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत होता है, गलत। शिक्षकों और बच्चों दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, गलत। विभिन्न
उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं और बच्चों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो भाषा का उद्देश्य है वो बच्चों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल शुद्ध उच्चारण कर लेना ही बच्चों के लिए भाषा सिखाना एनफ नहीं है। बच्चे का भाषा सीखना का जो उद्देश्य है वो बच्चा अपने आप को दूसरे के सामने किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, समाज के सामने किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है भाषा सीखने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, ये तो उपयोगी है। पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपने नए दोस्त के बारे में बताना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा, क्योंकि सबसे कम उपयोगी यही है। बाकी देखो, चित्र देखकर कहानी या कविता लिखने से बच्चे का चिंतन जो होगा, चिंतन करने की क्षमता का विकास होगा, बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन आएगा, बच्चा समाज के बारे में जो है बच्चे की समाज के बारे में एक नई थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी अगर वो कहानी कविता लिखता है चित्र देख करके। ठीक है, क्योंकि कहानी कविता जब चित्र देख करके लिखेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व भी झलकेगा। फिर देखो, किसी घटना का वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन करना से भी क्या होगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। नानी को चिट्ठी लिखते हुए नई दोस्त के बारे में बताना, तो ये बच्चा जब खुद करेगा ना तो इससे भी क्या होगा, बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको सॉल्व आउट करने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। पहली कक्षा की नाजरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप क्या करोगे? तो आप बताओ, उसको डांटोगे, निगेटिव हो गया, नहीं हो सकता। मना कर दोगे, निगेटिव हो गया, नहीं हो सकता। पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में आना, ये भी निगेटिव हो गया, नहीं हो सकता। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सिखाओगे, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो भाषाई प्रवेश जो होता है वो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पहचान करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। और भी मैं डिटेल में एक चैप्टर लेके आऊंगा भाषा का चैप्टर लेके आऊंगा, जिसमें आपके वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत और आपके क्या नाम है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत और कुछ भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगले वीडियोस में मैं आपको दूंगा दो भाषाई मनोवैज्ञानिक पर आधारित दो वीडियो दूंगा, सॉरी जो दो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोत्स्की और आपके चॉम्स्की, इन दोनों पर आधारित वीडियो दूंगा। और इसके अलावा हिंदी का पेडागोजी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गए, अब मैं आपको लेके आऊंगा मैथमेटिक्स के टैग वर्ड्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के टैग वर्ड्स के बाद में इसी तरीके से आपको जो है पर्यावरण के टैग वर्ड्स मिल जाएंगे और इस तरीके से आपको संस्कृत के भी टैग वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर देखो आगमन और निगमन विधियां तो हर जगह प्रयोग होती है, आगमन और निगमन विधियां तो हर जगह प्रयोग होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो आगमन और निगमन विधि पर भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।